और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो कार्यक्रम आपने गुरु महाराज के प्रांगण में कराया है, तो गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने का भी मौका मिल गया मुझे भी, परवेज भाई को भी, तमाम साथियों को। इसलिए सिखेड़ा के सभी गांव वालों का आभार, शुक्रिया। भाई मैनिफेस्टो कहाँ है? मैनिफेस्टो कहाँ है भाई? कितनी बार कहना पड़ेगा? देखो पहले तो मैं बता दूं हम करना क्या चाहते हैं। भाई राजनीतिक दल बहुत सारे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो बोलने की आजादी दी है, देश के प्रत्येक वर्ग को, महिला पुरुष सबको, इस आजादी का मतलब सही मायने में समझ रहा हूं, अब तक समझ नहीं पाए। बाबा साहब ने धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक आजादी दी है सबको। कोई किसी धर्म को माने, राजनीतिक तौर पर कोई कितना भी उन्नत हो, शिक्षा के आधार पर कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति किसी भी शिक्षा को हासिल करे, वो उर्दू पढ़े, हिंदी पढ़े, फारसी पढ़े, अंग्रेजी पढ़े, जो मर्जी है उसकी पढ़े, मगर लिखा पढ़ा हो। बाबा साहब ने सारी आजादी दी है। सबसे पहले तो बहुत कम लाइनों में मैनिफेस्टो की मेन बातें रख दूंगा, जो मेन बातें हैं, क्योंकि समय कम है। पूरा रखूंगा तो घंटे 2 घंटे गुजर जाएंगे। भाई को भी कहीं और जाना होगा, मुझे भी कहीं और जाना है। पहला हमने इसमें रखता है कि गुणवत्तापूर्ण अच्छी शिक्षा और चिकित्सा। अच्छी शिक्षा और चिकित्सा कैसी? कि प्राइमरी स्कूल के अंदर जो बच्चा पढ़कर आगे की ओर जाए वो मजबूत हो, वो सिर्फ खिचड़ी खाने वाला ना हो। अच्छी चिकित्सा कैसी? कि सरकारी हॉस्पिटलों में आपको अच्छा इलाज मिले, और ये इलाज सरकार दे। सरकार अभी भी देती है। बजट के नाम पर ना जाने कितने 100 करोड़ रुपया हर साल चिकित्सा पर खर्च होता है, ना जाने कितने करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च होता है। कमी रहती है तो सरकारी नुमाइंदों की कमी रहती है, जो उसको सही स्थापित नहीं होने देते। पुरानी पेंशन योजनाएं लागू की जाएंगी, पुरानी पेंशन योजनाएं लागू की जाएंगी। सभी प्रकार के कृषि ऋण माफ किए जाएंगे। जो साथी किसान है, जो खेती करते हैं, खेती करने में जो उपकरण यूज होते हैं, जैसे टीलर, हैरो और एक्स्ट्रा जो यूज होते हैं, उनके लिए अगर हम जैसे लोग ताकत में आए, 50% की सब्सिडी सरकार देगी। यानी कि जो लोग सरकार में होंगे वो देंगे, हम गए तो हम देंगे। 20% युवाओं को नौकरियों, सरकारी नौकरियों में जगह दी जाएगी। अब आप ये भी सोच रहे हो 20% ही क्यों? भाई देखो मोदी योगी तो है नहीं, एक बार हाथ उठा कह दिया पूरे देश के सब लोगों को 15-15 लाख देंगे। भाई हिसाब किताब जोड़ लेते हैं हम, तो हमें पता है 2-2 4 होता है, 10 का पढ़ा भी आता है। मोदी जी पर नहीं आता होगा क्योंकि डिग्रियां उनकी बहुत मुश्किल से मिली है। भाई 15 लाख की घोषणा कर देंगे। गांडा हो या 500 रुपए किलो। अच्छा ये बाहर छोड़ देंगे। ओ भाई यार कहाँ गए? अरे वो क्या जगह चाचा, 1 रुपए किलो गांडा, पकड़ियो। तो भाई ने क्या करा था? अरे छोड़ दो, कोई नहीं भाई, मोदी जी तो है नहीं, तो जितना आंकड़ों के तहत आ सकता है, जितना आंकड़ों के तहत किया जा सकता है। 20% युवाओं को उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी देंगे। वे 80 लाख युवाओं को रोजगार की व्यवस्था करके देंगे। किसी को सुविधा पे, किसी को प्राइवेट, किसी को उसका खुद का कारोबार करा करके देंगे। धन्यवाद। जातिगत जनगणना जो देश में होनी चाहिए, क्योंकि साहब काशीराम साहब कहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस पर काम होना चाहिए। वो नहीं हो रहा है तो जातिगत जनगणना की भी कराएंगे। शासन, प्रशासन, सत्ता, सरकारी नौकरियों व सरकारी ठेकों में जनगणना के अनुपात के हिसाब से अगर किसी जिले में 20% मुस्लिम है तो वहां के ठेकों में, नौकरियों में, सब व्यवस्थाओं में 20% मुस्लिम की भागीदारी होगी। कहीं 15% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं तो उनकी हिस्सेदारी होगी। कहीं 50% ओबीसी के लोग हैं तो जनसंख्या के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी होगी। सबकी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी होगी। निजी क्षेत्र में 85% आरक्षण लागू कराने की व्यवस्था करेंगे। प्राइवेट कंपनियों में आपने देखा होगा सोर्स के आधार पर, जाति धर्म के आधार पर वैकेंसियों को अपने हिसाब से दे दिया जाता है।
हमारे लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं वो सिर्फ मजदूरी तक सीमित रह जाते हैं, तो उसकी व्यवस्था की जाएगी। प्रमोशन में आरक्षण, सब लोग जानते होंगे, जो सरकारी नौकरी करते हैं, जो नहीं करते वो भी जानते होंगे। प्रमोशन में आरक्षण जो खत्म कर दिया गया है, उस पर लड़ाई लड़कर उसको लागू कराया जाएगा। बेटी योजना के तहत 18 से 25 साल की बेटी की पढ़ाई के लिए 18,000 रुपए सालाना स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाएगी। 26 साल से 50 साल तक की बहनों के लिए जो विवाहित हो चुकी होंगी, जिनकी शादियां हो चुकी होंगी, 6 गैस सिलेंडर की फ्री व्यवस्था, वे 12,000 रुपए की उनको अनुदान दिया जाएगा उनके हिसाब से खर्च करने के लिए। वह 50 साल से ऊपर की जो माताएं हो जाती हैं, जो माँ हो जाती है हमारी, उनके लिए 18,000 रुपए सालाना की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि उनका खुद का खर्च आसानी से चल सके। ये एहसान किसी पर नहीं है, ये मैनिफेस्टो किसी पर एहसान नहीं है। हमने तो सिर्फ मैनिफेस्टो ये लिखा, कैसे लिखा, क्षेत्रों में घूम करके गरीबों की व्यथा सुन करके इसको लिख दिया। ये काम होंगे तभी, तब सरकारी ताकत हम लोगों के हाथ में होगी, राजनीतिक ताकत हम लोगों के हाथ में होगी। आप हमारे छोटे भाई परवेज को यहाँ से जिताकर भेजेंगे और हम इनको बताएंगे कि परवेज भाई, ये आपके क्षेत्र में, आपकी विधानसभा में इस चीज को लागू होना जरूरी है, जो आप लोग इनको बताएंगे और ये जाकर विधानसभा में कहेंगे कि मेरे लोगों के लिए काम होना जरूरी है। पहले ये काम होगा, विधानसभा बाद में चलेगा। अब बेटे योजना के तहत 18 से 25 साल के जो हमारे भाई पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए एक लैपटॉप की व्यवस्था की जाएगी। वह 12,000 रुपए, एक मिनट भाई जरा, हाँ, वह 18,000 रुपए सालाना की वजीफे की व्यवस्था की जाएगी। बहुत सारे हमारे साथी जो हैं बिना धन के अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते, मजदूरी में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग मिले हैं, तय की जाएगी। 25 से 50 वर्ष के युवाओं के लिए या तो नौकरी, सरकारी या गैर सरकारी रोजगार, प्राइवेट या हाथ का रोजगार करा कर दिया जाएगा। जिन लोगों को रोजगार देने में देरी होगी, उनके लिए 18,000 रुपए सालाना का वजीफे की व्यवस्था की जाएगी। एवं वे 50 साल से बड़े हो चुके हमारे बुजुर्ग, जो हमारे पिता तुल्य हैं, जिनका मान सम्मान हमारे साथ साथ देश को भी करना चाहिए, क्योंकि इस देश में बहुजन समाज के लोग वो लोग हैं, वो चाहे मुस्लिम हो, वो चाहे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो और पिछड़े वर्ग के लोग हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत में हर जगह अपना योगदान दिया। आजादी की लड़ाई वहां योगदान दिया। जब यहाँ पर सड़कें नहीं थी, जब यहाँ पर मकान नहीं थे, तो जंगलों पर्वतों को काट काट करके इन्होंने सड़कें बनाने का काम किया। तो उन बुजुर्गों के लिए, जो बुजुर्ग अवस्था में पहुंच जाएंगे, उनके लिए सालाना 18,000 रुपए की व्यवस्था आजाद समाज पार्टी भीमाल विकास राम के लोग करेंगे। जो बिजली के बिल के कारण बहुत सारे किसान, बहुत सारे परिवार हमारे ना जाने कितनी प्रताड़ना झेलते हैं, उनके बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। वह किसानों के लिए बिजली फ्री होगी। जो बकाया बिल है उनको क्लियर करने के लिए सही बकाया बिल, अगर हम सत्ता में, शासन में जाते हैं, तो पहली कैबिनेट, जो पहली मीटिंग कैबिनेट की होगी, उसी में सबसे पहला मुद्दा बिजली के बिल को लेकर उठाया जाएगा, क्योंकि किसान और मजदूर बिजली के बिल से बहुत परेशान है। झूठे मूठे बिल आ जाते हैं और वो बेचारे बिजली घरों के चक्कर लगाते रहते हैं। बाकी कर्मचारी काट के चले गए, बताओ उन्हें क्या करूं। हर मंडल में बहुजन समाज के नाम से एक हॉस्पिटल और एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। डीजल और पेट्रोल के दाम सस्ते किए जाएंगे। महत्वपूर्ण चीज सब लोग सुनिएगा, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्गों के लिए सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू करेंगे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू होगी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुस्लिमों की भारत की दयनीय स्थिति के विषय में जांच कराई गई थी। सन मेरे याद नहीं आ रहा, जांच कराई गई थी, लेकिन उस रिपोर्ट को हमें जब पीछे किया गया, उसको लागू नहीं होने दिया गया। तो ये रिपोर्ट लागू कराई जाएगी। मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। मौजूदा पिछली सरकारें जो रही हैं, सीधा सीधा कहूं, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार रही है, उन्होंने घोषणा की थी कि हम मुस्लिम समाज के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था करेंगे, लेकिन दावे खोखले निकले। काम करने के लिए आदमी के मन की बात होती है कि उसको काम करना है, नहीं करना है।
ऐसा नहीं किया गया। वो सिर्फ 5 साल ऐसे ही काट दिए गए। तो आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, पिछड़ी बिरादरियों के लिए अलग अलग अधिनियम बनाए जाएंगे। बुनकर, कारीगर, दस्तकार, जो हाथ के काम करने वाले लोग हैं, जो हाथ से काम करते हैं, उन सब के लिए ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था की जाएगी, ब्याज मुक्त लोन की व्यवस्था की जाएगी। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक उसी प्रकार से बुनकर क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा, जिससे उनको लोन में सहायता मिल सके। वे अपने जो वो हाथ से बनाते हैं उसको बेचने और खरीदने में कोई परेशानी ना हो। मछुआरों को प्राथमिकता देते हुए गांव में, पोखरों में, तालाबों में उनको जगह दी जाएगी। नदियों में पट्टे दिए जाएंगे। वे कृषि आधारित उद्योग, लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे लघु उद्योग हैं कृषि आधारित, जैसे मछली उत्पादन हो गया, मशरूम उत्पादन हुआ, ऐसे तमाम उद्योग है जो अगर हम विकसित करें, पूरे भारत में फैलाने का काम करें, तो हमारा देश बहुत जल्दी यहाँ की सबसे मजबूत, विश्व में सबसे मजबूत स्थिति में जा सकता है। जापान का नाम तो सुना होगा ना, सुनामी आया, अमेरिका ने परमाणु गिरा, फिर खड़ा हो गया। वो लोग घर की, जो घर होता है उसकी जो अलमारी होती है, उस पर मशरूम की खेती कर देते हैं। वो छत पर चावल उगा लेते हैं। वो इतने व्यवस्थित लोग हैं। उसकी व्यवस्था की जाएगी। सरकार बनने पर जो मॉब लिंचिंग के नाम पर आज मुसलमानों को, दलितों को बेरहमी से मारा पीटा जाता है, कहीं फंसे तो अगर किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया तो मार दिया, इतना सा मीट का टुकड़ा मिला तो मार दिया, पता लगा ये दलित है तो मार दिया। उसके लिए विशेष कानून बनाया जाएगा। जो लोग मॉब लिंचिंग करेंगे उनका इलाज किया जाएगा उस विशेष कानून को बना करके। समूह गए और गए, जो बेरोजगार युवा है वो मेरी बातों को गौर से सुने। समूह गए और गए, सभी नियुक्तियां, संविदा और ठेकेदारी प्रथा खत्म कर स्थायी नियुक्तियां, संविदा और ठेकेदारी सभी सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। समूह गए और गए में जितने लोग संविदा पर काम कर रहे हैं, वो चाहे सफाई कर्मचारी हो, वो चाहे टीचर हो, वो चाहे अन्य किसी विभाग में हो, उनको सरकारी करने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, उनको सरकारी किया जाएगा। सीवर लाइन के अंदर हमारे परिवार के लोग सफाई करने घुसते हैं, वो वहीं मर जाते हैं, उनको अनुदान भी नहीं मिलता, उनको शहीद का दर्जा दिलाने का काम किया जाएगा। सभी सरकारी विभागों में नियुक्त संविदा कर्मियों को स्थायी नियुक्ति की जाएगी। महत्वपूर्ण बात है, सब लोग सुनिएगा, क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ। भाई अरे चुप हो जाओ भाई। मुझे लगता है जो बात मैं बताने जा रहा हूँ ना दोस्तों, ये किसी मैनिफेस्टो में नहीं मिलेगी, और जो भी तय है मैं बता के चला जाऊंगा, आप इसे दोबारा पढ़ोगे भी नहीं। सब लोग सुने यार, प्राय देखा गया है भारत के अंदर खिलाड़ी वर्ग के साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। ठीक उसी तरीके को देखते हुए खिलाड़ियों के लिए गांव-गांव में छोटे छोटे स्टेडियम बनाने की व्यवस्था की जाएगी। उन स्टेडियम के अंदर गांव के बच्चे अपनी प्रतिभा निखारेंगे, और प्रतिभा निखारने के बाद उनको विशेष स्पोर्ट्स कोटे में सरकारी नौकरियां, विशेष उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। वह उनके उत्थान का काम आजाद समाज पार्टी काशीराम के लोग करेंगे। भाई आपके जो टोल टैक्स है, पेट्रोल ले उसमें टैक्स कटता है, गाड़ी ले उसमें टैक्स कटता है, गाड़ी का नंबर ले उसमें टैक्स कटता है, रोड टैक्स कटता है, उसके ऊपर ये टोल टैक्स जो निराधार है, जो नहीं होने चाहिए, इन टोल टैक्स को खत्म किया जाएगा। सबके लिए टोल टैक्स फ्री किए जाएंगे। महत्वपूर्ण सूचना सब लोग सुनिएगा, बहनें नहीं है, बहनों तक मेरा मैसेज जरूर पहुंचाएगा। इस गांव के लोग, वो दलित हो, मुस्लिम, किसी भी वर्ग का कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हो, आंगनवाड़ी, आशा और भोजन वाता है। आंगनवाड़ी का महत्वपूर्ण कार्य है। वो जब आपके यहाँ बच्चा पैदा हो जाता है, उसके लिए दलिये वलिये की व्यवस्था रखती है, सारा लिख कर रखती है और बताती है हर महीने भैया ये चीज लेकर जाइए। आशा प्रेग्नेंट महिला को रात को 2 बजे भी लेकर सरकारी हॉस्पिटल पहुंचती है। भोजन माताएं प्राइमरी स्कूलों में आपके बच्चों के लिए बहुत कम मानदेय पर खाना बनाने का काम करती है। तो ऐसी बहनों के लिए, माताओं के लिए 10,000 रुपए महीना नियमित किए जाएंगे, और कोशिश की जाएगी कि आने वाले समय में उनको सरकारी किया जा सके, नियमित किया जा सके। भूमि व्यवस्था में सुधार कर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएगी। जो पुराने लोग जानते हो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्या थी, उस रिपोर्ट को अब तक लागू नहीं किया गया। जो लोग भूमिहीन है उसकी सर्वे स्वामीनाथन रिपोर्ट के तहत कराया गया था।
बहुत दिन नेताओं के लड़ने के बाद, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। उसको लागू किया जाएगा। किसानों के सशक्तिकरण के लिए सभी फसलों पर एमएसपी का कानून लाएंगे। गन्ना किसानों को 10 दिन के अंदर भुगतान की व्यवस्था करेंगे। 10 दिन में भुगतान न होने पर से संबंधित मिल पर पेनल्टी तथा उचित कार्रवाई की जाएगी। गन्ना मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा तथा बंद पड़े चीनी मिलों को पुनः खोला जाएगा। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब को देखते हुए उनके लिए भाई चाचा निवेदन, थोड़ी देर चुप हो जाओ। हाँ, सरकारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को में गरीबी को देखते हुए उनके लिए पक्के मकान और बहुजन महापुरुषों के नाम से फूड कैंटीन की व्यवस्था की जाएगी। आपने देखा होगा सड़कों पे बहुत सारे लोग बेचारे भूखे रहते हैं, उनके लिए फूड कैंटीन की व्यवस्था होगी जिससे कोई भूखा न रह सके। वहां पर 2 वक्त का खाना, अच्छा खाना मुफ्त में उन लोगों के लिए जो भूखे रहते हैं मुहैया कराया जाएगा। भाई ये तो रही आपकी पार्टी का वो कारवां जिसको हम ताकत में आने के बाद करेंगे। महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए, ताकत में आना ना आना बाद की बात है। ताकत में आने से पहले हम उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में क्या क्या कर चुके हैं सबको पता है। गुरु रविदास आंदोलन हो, SC/ST एक्ट का आंदोलन हो, CA/NRC का आंदोलन हो, ऐसा कोई आंदोलन नहीं है यूपी के भारत के साथ साथ जिस आंदोलन में भीम आर्मी के लोगों ने योगदान न दिया हो, जिस आंदोलन में भीम आर्मी जेल ना गई। यहाँ तक कि लोकल स्तर पर भी जब कोई हत्या बलात्कार हो जाते हैं, जब अनर्गल भूमाफिया जमीन छीन लेते हैं, जब दलित समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को परेशान किया जाता है, तो उस समय हम लोग अपनी जान की बाजी लगाकर सामने हट जाते हैं और व्यवस्था बदलने के लिए कह देते हैं यहाँ के नेताओं को भी। एक तरफ आपका कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ा हो और एक तरफ भीम आर्मी का मेरा एक कार्यकर्ता खड़ा हो, उस भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता खड़े होने से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की गलत नीतियों पर काम नहीं होता। उस एक कार्यकर्ता के खड़े होने से सही नीतियों पर प्रशासन को, सरकार को काम करना पड़ता। तो मेरा निवेदन है, ऐसे लोग जो लगातार लड़ते हो, ऐसे लोग जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हो, व्यवस्था परिवर्तन कैसी व्यवस्था परिवर्तन? जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिखने से पहले काम कर रहे थे तो लगातार उन्होंने किस तरीके से इस व्यवस्था परिवर्तन को किया होगा। जिन लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिन लोगों को सही से चलने उठने बैठने का अधिकार नहीं था, उन लोगों के लिए उस समय बाबा साहब ने बहुत मजबूत लड़ाई लड़ी। ना जाने कितने आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर ने किए, तब जाकर के आज हम जैसे लोग बोल पा रहे हैं, हम जैसे लोग बैठ पा रहे हैं। तो उस समय याद कीजिए बाबा साहब पर कितना बड़ा खतरा रहा होगा, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने चुनौती दी मनु की औलादों को, मनुवादी व्यवस्था को चुनौती दी और कहा कि ये सर्वहारा समाज, ये वो समाज जो मेहनत का समाज है, जब तक मैं इसको संपन्न संसाधन से लबालब नहीं कर देता, जब तक मेरा आंदोलन रुकेगा नहीं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने करके दिखाया। जिन लोगों को बोलने की आजादी नहीं थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के आर्टिकल 19 में उन लोगों को बोलने की आजादी दी और कहा कि ये मैं लिख कर जा रहा हूं आर्टिकल 19, समाज का प्रत्येक व्यक्ति जिसको अपनी इतिहास पता लगता रहे, जिसका जमीर जागता रहे, जो नींद से जाग जाए वो जाए, बहुजन समाज के लोगों को उठाने का काम करे और बताए इस देश में प्रधानमंत्री की हैसियत उतनी है जितनी इस देश में काम कार्यकर्ता ये बताए। ये लड़ाई लड़ी यहाँ अगर ओबीसी समाज के लोग भी हो, सबसे पहले ओबीसी समाज की जनगणना की आवाज हम लोगों ने उठाई, मजबूती से उठाई। मैं खुद निट का आंदोलन जब मध्य प्रदेश में चल रहा था, खुद गया, गिरफ्तारी दी, अगले दिन निट में रिजर्वेशन मध्य प्रदेश सरकार को लागू करना पड़ा। ये ताकत किया। ये बताइए, जब किसी मुस्लिम साथी के साथ गलत हो जाता है तो नेता रूम में बैठ करके ट्वीट करते हैं या फिर मीडिया को बुलाकर भाषण देते हैं कि आज फलाने के साथ मॉब लिंचिंग हो गई, आप उसके साथ, उस मुस्लिम के साथ ये हो गया। क्या कोई सड़क पे आकर लड़ाई लड़ने का काम करता है? नहीं। लड़ाई लड़ने का काम करता है आज की मनवादी सरकार में, जो आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिससे सब लोग डरे हुए, सब लोग भयभीत है। कुछ हो भी जाता है तो हाथ जोड़कर पीछे और भागना करते हैं। भीम आर्मी नहीं डरती। भीम आर्मी के कार्यकर्ता के गले में ये जब पड़ा हो, वो चाहे परवेज के नाम गले में पड़ा हो, वो चाहे अजय के गले में पड़ा हो, प्रशासन की समझ आ जाता है ये कार्यकर्ता भीम आर्मी का है, ये तुमसे दबेगा नहीं। तो सवाल मेरा ये है, जो लोग इतनी मजबूती से लड़ते हैं,
क्या उन लोगों को विधानसभा में जाने का अधिकार अभी नहीं है? आज जमाने में सब एक थाली के जो चक्कर हो रहे हैं। लोग मजबूती से लड़ते हो, बताओ क्या उनका विधानसभा में जाने का अधिकार नहीं है? आज जमाने बिल्कुल अधिकार है, और ये तय है, ये लिख लीजिए आप। भीम आर्मी की लड़ाई लगातार जारी है। सबका गाँव भाई मेरा हाथ जोड़कर पुनः निवेदन, आप तो 5 मिनट के लिए शांत हो जाए बस। मुझे भाई या तो आप मुझे सुना ले अगर आपके पास सुनाने के लिए कुछ है, वरना मेरी सुन ले तो फिर शांत हो जाइए। ये समझिए ये लड़ाई मजबूत रहेगी। एक वाक्य मैं तुम आप लोगों को और बताना चाहता हूँ। मैं लेकर चलता हूँ, जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ था, भारत में जब अंग्रेजों का आगमन हुआ था तो व्यापार के नाम पर गुजरात और पश्चिम बंगाल के जरिए वो लोग यहाँ घुसे थे कि हम व्यापार करेंगे, और इन्हीं लोगों ने घुसाए थे, इन सावरकर की औलादों ने घुसाए थे, गोवलकर की औलादों ने घुसाए थे। ये वही सावरकर है जिससे में आजादी की लड़ाई चल रही थी। सरदार भगत सिंह अशफाकुल्ला का, चंद्रशेखर आजाद गोलियां खा रहे थे उस समय, ये सावरकर ने लिखकर स्टेटमेंट दिया था, माफी मांगी थी। नेट पर देखिएगा, मैं नहीं कह रहा, नेट पर मिल जाएगा, लिखिएगा सावरकर के माफीनामे के अंग्रेजों से लेटर आ जाएगा। तो सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, कहा था मैं तुम्हारी दास्तां तुम्हारी गुलामी स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे जेल से बाहर निकालिए। भगत सिंह ने नहीं कहा था, अशफाकुल्ला खान ने नहीं कहा था, एक बार भी सुखदेव राजगुरु ने नहीं कहा था। उन्होंने कहा था फांसी के पंदे को चूमेंगे और लटक जाएंगे फांसी पर। समझिए ये लोग पुनः रेलवे बेचकर, BSNL बेचकर, LIC बेचकर, यहाँ की वायु सेवा बेचकर इस देश को पुनः गुलाम बना देना चाहते हैं। लेकिन हम जैसे लोग तब तक जिंदा हैं, हम जैसे जो भारत को मानने वाले लोग हैं, जो जिंदा है, जो भारत की व्यवस्था परिवर्तन के लोग हैं, तो जिंदा है, ऐसा होने नहीं देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर हमें लोकतंत्र का अधिकार देकर गए हैं, उस लोकतंत्र के अधिकार से इस अंगूठे में ताकत देकर गए हैं, और इस अंगूठे की ताकत से यहाँ की शासन सत्ता को बदल देंगे। ये पहले भी हमने किया, ये पहले भी हमने किया है। पहले साहब काशीराम साहब ने किया था, यहाँ की शासन सत्ता को चुनौती दी, उस पूंजीपति व्यवस्था को चुनौती दी जो पैसे के आधार पर भारत की राजनीति को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता। काशीराम साहब ने किया। एक ठेली लगाने वाले को, एक जूते काटने वाले को, एक कपड़े धोने वाले को, एक टायर पंचर लगाने वाले को साहब काशीराम साहब ने विधानसभा और संसदों में भेजने का था। आज पुनः वही समय वापस आ गया। अब मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी और दूंगा। यहाँ सम्राट अशोक को कितने लोग जानते हैं? कितने लोग सम्राट अशोक को जानते हैं? तो उठा के बताइएगा। मैं भी जानूं। ये चंद लोग हैं जो सम्राट अशोक को जानते हैं। यानी इसका सीधा सीधा मतलब ये है, जाने में इंग्लिश में बताओ। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम अपने इतिहास से वाकिफ नहीं है, बिल्कुल वाकिफ नहीं है। इस देश में 2 राजा हुए जिन्होंने भारत को अखंड भारत बनाया। पहला सम्राट अशोक और दूसरे राजा अकबर, जिन्होंने इस देश को अखंड भारत बनाया। इतने लंबे कैटर में मैं नहीं जाऊंगा, मैं बस इतना बताऊंगा। बौद्ध राजा सम्राट अशोक के बाद सम्राट अशोक की पीढ़ी में एक राजा और हुए थे, राजा वैद्यरथ। राजा वैद्यरथ हुए थे आपके समाज के राजा, बहुजन समाज के राजा थे। लेकिन उन पर एक गलती हुई। उन पर गलती क्या हुई कि उन्होंने पुष्पमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण को अपना सेनापति घोषित कर दिया। जब उन्होंने पुष्पमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण को अपना सेनापति घोषित किया, कुछ चंद ही समय में पुष्पमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने हमारा जो राजपाट था वो ध्वस्त कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ आप सब लोगों से कि क्या आज पुष्पमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण दोबारा पैदा नहीं हो गया है? उस पुष्पमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण का नाम क्या सतीश मिश्रा नहीं है? जब आप टीवी डिबेट देखते हैं, जब आप प्रधानमंत्री जी से जूम मीटिंगों में बात होती है, क्या दलित आदिवासियों की बात करने के लिए सिर्फ एक ब्राह्मण रह गया है? क्या समाज में कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं रहा तो डिबेट कर सके? चैलेंज करता हूं सरकार को, चुनौती देता हूं सरकार को कि जो भी मनुवादी व्यवस्था का व्यक्ति हो वो मेरे किसी भी एक गांव के कार्यकर्ता को छाट ले, ग्राम अध्यक्ष को छाट ले और कहे मुझे इससे डिबेट करनी है, मैं उससे चैलेंज करता हूं कि मेरा कार्यकर्ता उससे डिबेट करे। ऐसा नहीं है, हमें सोचना समझना पड़ेगा। अब व्यवस्था बदलेंगे, अब एसी के कमरे से हमारी हत्याओं के फैसले नहीं होंगे। जो लोग हमारे साथ आकर के खड़े होंगे, हमारा कंधा मजबूत करेंगे, हम उसके साथ चलेंगे। मैं कहना चाहता हूं अपने मुस्लिम भाइयों को, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, जरा इतिहास में जाइएगा, चलिएगा इतिहास में। जब जिन लोगों ने आपका रक्षण किया है, आपने उन लोगों का मजबूती से कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे वो बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी रही हो,
चाहे वो बिहार की लालू की पार्टी रही हो, जिसने भी आपका रक्षण किया, आपने उसके कंधे को मजबूत करने का काम किया। मेरा मैसेज दीजिएगा समाज में जाकर के, बताइएगा भाई राष्ट्राध्यक्ष जी ने ये बात कही है, लेकिन आज व्यवस्था बदल गई, आज व्यवस्था बदल गई है। वो तुम्हारे दिमाग को भ्रम करना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी को हराएगा, भाई बीजेपी को कौन हराएगा? एक बीजेपी को निठल्ला वो भी हराएगा जो दूसरी पार्टी का गुलाम चाटुकार है, जो उनके कदमों पर हराएगा, और एक आदमी बीजेपी को वो हराएगा जो सड़क पर बीजेपी को चुनौती देता। अब आप सोचिए दो लोग हैं, एक पहले से स्थापित लोग हैं, पहले से स्थापित पार्टियां जिनके पास कई हजार करोड़ रुपए है, और एक नए स्थापित लोग हैं। मूवमेंट तो पुराना है, नए स्थापित लोग हैं। अब आप सोचिए, वो जो नए स्थापित लोग हैं, वो जब आपकी वजह से गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं, वो चाहे परवेज भाई गोली खाए या विनय रतन गोली खाए, लेकिन कार्यकर्ता भीम आर्मी का जब आपके लिए गोली खाने के लिए तैयार रहता है, तो आपका भी फर्ज है जाए समाज में मैसेज दे जाकर के कि उनके साथ खड़े होंगे जो हमारे लिए लड़ते हैं। लड़ाई में हार या जीत होगी, ये तो ना आप तय कर सकते ना मैं तय करता हूँ। ये तय करने के लिए सतगुरु महाराज जी है, वो कुदरत है, वो तय करेगी क्या हार और क्या जीत। लेकिन एक सुकून जरूर मिलेगा जब आप लड़ने वालों के साथ रहोगे। ये आपकी सुरक्षा की गारंटी जरूर होगी। आपको इस चीज की गारंटी होगी कि जब आपके साथ गलत होगा तो आपको ये पता है जब मेरे साथ गलत होगा तो मेरे पीछे कोई ना कोई खड़ा हुआ है मेरी आवाज को बुलंद करने। और ये तो आप मानते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी जब कोई स्टेटमेंट देते हैं तो यहाँ की सरकारों को वो सुनना पड़ता है, प्रशासन को सुनना पड़ता है, वरना एक दिन के अंदर, एक रात में ऐसा कोई नेता मैंने तो भारत में नहीं पढ़ा जो रातों रात जाकर हाथरस जैसी जगह पर सड़क बिछवाने देने का काम कर देता, वो मैंने नहीं सुना। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में आंदोलन किया, योगी जी को बैकफुट पर जाना पड़ा, कहना पड़ा नहीं मैं जांच कमेटी बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा। तो जिस आंदोलन में भाई चंद्रशेखर आजाद जाते हैं वहां सरकार के दिल गुर्दे पहले चेक हो जाते हैं। तो आप समझिए, जाइए भाई, बहुत ज्यादा धनवान लोग नहीं है। कोई ये कहता हो कि बहुत बड़ी व्यवस्था है, या कोई कहता हो जैसा राजनीति को महंगा कर दिया गया है, हर प्रत्याशी कहता है मैं धन के आधार पर राजनीति करूंगा, और हम कहते हैं हम धन के आधार पर राजनीति नहीं करेंगे, हम काम के आधार पर राजनीति करेंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, एक एक विधायक जो चुनकर जाएगा वो काम के आधार पर चुनकर जाएगा और काम ही जाकर के वहां करेगा, वो पैसा कमाने के चक्कर में नहीं रहेगा। क्योंकि साफ साफ सुन लीजिए, ये कहा है बड़े बुजुर्गों ने कि जिसका नेता बिक जाता है उसका समाज बिक जाता है, और मुझे नहीं लगता कि आपका नेता ऐसा जो कोई खरीद पाया हो। क्या अब तक आपके नेता को खरीद पाया? चंद्रशेखर आजाद को आज तक खरीद पाया है? नहीं खरीद पाया। आगे भी वो नोट नहीं बना, पूरे विश्व में नोट नहीं बना जो हम जैसे लोगों को खरीदेगा। हम जैसे लोग फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को स्थापित करेंगे और लड़ेंगे। लेकिन आप लोगों को भी समझना होगा, बिल्कुल समझना होगा। आप लोगों को कंधे मजबूत करने पड़ेंगे। आपको फोन के जरिए, आप एक दूसरे जगह जाकर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए डेली एक पोस्ट डालनी पड़ेगी। अपने यार दोस्त रिश्तेदार को फोन करना पड़ेगा, आपको उस्मान को भी फोन करना पड़ेगा, आपको सचिन को भी फोन करना पड़ेगा, दोनों लोगों को फोन करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हमारा भीम आर्मी का काम ये है, आजाद समाज पार्टी काशीराम का काम ये है, और इस बार वोट हमने दिया सबको वोट दिया, लेकिन इस बार वोट हमारा जो जाएगा वो केतली के निशान पर जाएगा। और आपको प्रण लेना चाहिए, शायद प्रत्याशी जी आपके यहाँ आ गए, अगली बार आए ना आए कुछ नहीं पता। आपको प्रण लेना चाहिए कि प्रत्याशी आए ना आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए ना आए, जिला अध्यक्ष जी आए ना आए, लेकिन इस गांव से आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रत्याशी को हम जिता करके विधानसभा भेजने का काम। अगर आपने ऐसा कर दिया, ये हो गया, तो ये समझिएगा साहब कि दिल गुर्दे चेक करेंगे उनके विधानसभा में। उनसे पूछेंगे, इतनी मॉब लिंचिंग हुई, तुमने कानून क्यों नहीं बनाया? उनसे पूछेंगे, इतने सारे किसान मारे गए, तुमने कानून क्यों नहीं बनाया? पूछेंगे वहां बैठकर, उस प्रत्येक नेता से पूछेंगे जो अपने आप को दलितों का नेता कहता है, जो अपने आप को मुसलमानों का नेता कहता है, जो अपने आप को बहुजनों का नेता कहता है कि जब हम पिट रहे थे, हमारी बेटियों की आबरू लुट रही थी, जब हमें मॉब लिंचिंग के नाम पर, मीट के नाम पर मारा जा रहा था, जिस समय तेरी जरूरत थी उस समय तूने आवाज क्यों उठाई? उससे पूछे। मेरा एक निवेदन और आप सब लोगों से, जितने लोग यहाँ हैं, मैंने पहले ही यहाँ खड़े होते कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बोलने का अधिकार दिया, सवाल करने का अधिकार दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने वो अधिकार दिया, जब कोई नेता आपके यहाँ आए, सबका मान सम्मान कीजिएगा, अपमान किसी का मत कीजिएगा, सबका मान सम्मान कीजिएगा। मान सम्मान करने के बाद पूछिएगा कि जब हाथरस जैसी घटना हो रही थी, उस बेटे के साथ दरिंदगी हुई थी, तो साहब हाथ जोड़कर पूछेगा कि आप उस समय कहां थे?
जब अखलाक और जुनैद को मारा जा रहा था, मामूली इंजिन के जरिए मारा जा रहा था, तो हाथ जोड़कर पूछे गए साहब उस समय आप लोग कहा? जब 2 अप्रैल में 13 साथियों को गोली मार दी गई, 13 साथी हमारे शहीद हुए, उस समय हाथ जोड़कर पूछेगा साहब उस समय आप कहा? पूछिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के आधार पर जिस समय सतगुरु रविदास जी के 700 साल पुराने घर को तोड़ने का काम किया, जिसको पुरातत्व विभाग के अंदर आज होना चाहिए था, साहब उस समय आपका? अगर इन सवालों के जवाब मिल जाए तो मेरा पूर्ण निवेदन है, भाई छोटा भाई चुनाव लड़ रहा है, लेकिन उससे भी हटकर मैं एक बात कह देता हूँ, अगर इन सब सवालों के जवाब मिल जाए तो वोट उसी पार्टी को दे देना, कोई सी पार्टी। और अगर ना मिले, अगर जवाब ना मिले तो ये 10 दिन का त्योहार है चुनाव का। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़कर पता लगा ये त्योहार है, तो 10 दिन सोइएगा मत, सही से खाइएगा, और फिर फोन से ताकत से जो भी क्षमता हो, जो क्षमता हो आपके अंदर, क्षमता को लगा दीजिएगा और चलिएगा। आम आदमी पार्टी आम- से लड़ रहा तू हम सबसे ज्यादा जहां हम अपने जाति धर्मों को प्रेम करते हैं, भाई एक मिनट सुन लीजिए, जहां हम अपने जाति धर्मों को प्रेम करते हैं, वही हम भारत देश की व्यवस्था से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। क्योंकि जब जब आजादी की लड़ाई हुई है, अब से हुई हो या आपसे पहले हुई हो, तब तब हमने अपने सिरों की कुर्बानियां दी है, तब तब इस देश के मुसलमान ने अपने सिरों की कुर्बानियां दी है। तो एक चीज और नोट कीजिएगा, ये देश उन्हें गुलामी की ओर जा रहा है, इस बात को भी समझकर वोट दीजिएगा। और दूसरा गुलाम गुलामी की ओर जाने से रोक नहीं सकता। अगर आपको गुलामी की ओर जाने से देश को बचाना है तो लड़ने वाले लोगों के कंधे मजबूत कीजिए, जाइए मजबूत कीजिएगा और कुछ बताइएगा ये वोट समाज के नाम पर है, ये वोट न्याय के नाम पर है, ये वोट समृद्धि के नाम पर है, ये वोट देश के नाम पर है। ये जो चीख कर भारत माता की जय कहकर, जय श्री राम के नारे लगाकर मॉब लिंचिंग कर देते हैं, क्या वो देश की उन्नति कर पाएगा? चौधरी चरण सिंह साहब ने कहा था कि इस देश की उन्नति का रास्ता खेतों खलिहानों से होकर गुजरता है। क्या चौधरी चरण सिंह साहब ने यह कहा था कि इस देश की उन्नति का रास्ता किसी जाति धर्म से होकर गुजरता है? नहीं, ये कहा था इस देश की उन्नति का रास्ता खेतों खलिहानों से होकर गुजरता है। और खेतों खलिहानों से होकर वो कैसे गुजरता है? मैं बच्चों पीछे बोला, खेतों खलिहानों से होकर ऐसे गुजरता है, जो छोटे किसान है उनकी समृद्धि और जो उसमें काम करने वाले लोग मजदूर लोग हैं उनकी उन्नति जब तक नहीं होगी इस देश की उन्नति हो नहीं सकती। ये मतलब था चौधरी चरण सिंह साहब के कहने। हम भूल गए और हम चाटुकार दलाल नेताओं के पीछे लग गए। नहीं, अब नहीं, अब पढ़े लिखे लोग, सामाजिक लोग, ऐसे लोग जो राजनीति को सही तरीके से स्थापित कर सकते हो, जो न्याय के लिए लड़ सकते हो, जो संविधान के लिए लड़ सकते हो, जो जाति धर्म से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ न्याय की बात कर सकते हो, जो महिलाओं के संरक्षण के लिए लड़ सकते हो, आपका वोट सपोर्ट और नोट उनके लिए चाहिए। मैं आपने ये भी शब्द जैसे मैंने कह दिया, वोट सपोर्ट और नोट, सीधी सी बात है। गरीब लोग हैं, फकीर लोग हैं, किसी पूंजीपति के सामने नहीं झुकते, किसी बड़े नेता के सामने नहीं झुकते, मौत पसंद है, अपमान नहीं, ये समझ लीजिए। तो ये समाज के लोगों से मेरा निवेदन है, जिसको लगता हो नहीं ये बच्चे सही दिशा की ओर चल रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद नाम का वो शख्स जो हर समय लोहा लेता है वो बिल्कुल सही है। ये जो विनय रतन है जो हर समय समाज के लिए खड़ा रहता है ये सही है। ये छोटा भाई परवेज ये सही है, ये उन लोगों का साथ दे रहा है युवा होते हुए। तो वोट जरूर कीजिएगा, वोट के साथ सपोर्ट जरूर कीजिएगा, वोट के साथ सपोर्ट जरूर कीजिएगा और सपोर्ट के साथ नोट जरूर दीजिएगा। अगर आपकी 1 रुपए की क्षमता हो ना तो परवेज भाई आए, इनको 1 ही रुपया दीजिएगा, भाई ले परवेज ये मेरी क्षमता है, ये तेरे चुनाव के लिए है, जा हरमन के चुनाव। और इसके साथ साथ मेरी बुजुर्गों से अपील है, मेरी माताओं से अपील है, इसे अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद जरूर दीजिए, आशीर्वाद दीजिएगा। कर्म तो ऊपर का है, ऊपर वाले का, मेहनत भाई की है, कर्म उसका होगा, मेहनत भाई की होगी, क्या होगा तो भविष्य में तय है, भविष्यवाणी करने वाले लोग नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर वादा आपका वही करता है कि जैसे आज है ऐसे ही कल रहेंगे, लड़ने की ताकत, लड़ने की क्षमता वही रहेगी। मुझे पूरी उम्मीद है आप अपने इस भाई का जो कहा है उन पर ध्यान देंगे और छोटे भाई को जिताने का काम करेंगे। जय